बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे न्यू वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद सदाम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अमोबा है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है। ये सेकंड लास्ट है और उसके बाद वोलवॉक्स जो होगा वो लास्ट वाला होगा। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। अभी अमोबा पढ़ लें। अमोबा हमने डिस्कस किया था पहले वाले लेक्चर में कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी वो एक सिंगल का बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बना है और वो अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी यानी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो खासियत हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो मुकम्मल तरीके से फुलफ़िल करता है। यानी सेल डिवीजन होती है, रिप्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, ग्रोथ करता है और एक्सक्रीशन करता है, रेस्पिरेशन करता है। ये सारे लाइफ के प्रोसेसेस हैं और ये अमोबा में सारे के सारे मौजूद हैं। इट इज़ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इट इज़ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। अब एक्वाटिक किसको कहते हैं? एक्वाटिक वर्ड जो लिया गया है वो एक्वा से लिया गया है। एक्वा की मीनिंग है वाटर, यानी जो ऑर्गेनिज़म पानी में रहता है उसे हम एक्वाटिक कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज़म ज़मीन पर यानी लैंड पर रहता है तो हम उसे टेरेस्ट्रियल कहते हैं। और अमोबा जो है वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज़म है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज़म यानी पानी में भी रहने वाले दो किस्म के होते हैं। एक फ्रेश वाटर होते हैं, यानी जो ताज़ा पानी में रहें, जैसे कि दरिया है, नदी है, या फिर तालाब है या पूल है, ऐसे ये फ्रेश वाटर में, ठीक है। स्टेगनेंट भी होते हैं, ठीक है। इसके स्टेगनेंट वाटर जो है यानी हमने पानी को इकट्ठा करके रखा है। और दूसरा होता है किस्म मेराइन वाटर। मेराइन वाटर यानी जो समंदर का वाटर है, सी वाटर जिसे हम बोल सकते हैं, समंदर के पानी। वो दो किस्म के पानी में फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में हो गए। तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यानी अमोबा जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वाटर है, हम इसे बोल सकते हैं। फ्रेश वाटर क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वो पॉन्ड्स में रहता है, पूल्स में और स्टेगनेंट वाटर में, यानी कि जहाँ पर पानी हमने जमा करके रखा है, जैसे कि हमने डैम्स बनाए हुए हैं, जैसे कि हमने कोई पॉट वगैरह रखा है उसमें बन गया, यानी हम उसको स्टोर करके रखे हैं, ठीक है। और इट इज़ माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि वर्ड माइक्रो की माना क्या है? वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल। और स्कोपिक मीन्स यानी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म हो गया माइक्रोस्कोपिक, यानी जो माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो अमोबा जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी जो माइक्रोस्कोप पे देखा जाने वाला है, यानी उसकी साइज स्मॉल है, एक सेल का है, तो हम उसे अपनी खुली हुई आँखों से नहीं देख सकते। तो माइक्रोस्कोपिक है, इसकी वजह से इसकी साइज़ जो है, इट्स साइज 0.25 मिलीमीटर है। ये जो है मिलीमीटर है। अगर cm होगा तो सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर mm है तो मिलीमीटर है, ठीक है। अगर nm है तो नैनोमीटर है। अगर ऐसी सिंबल आपको यू की तरह नज़र आई तो ये माइक्रोमीटर है। तो अभी जो है अमोबा की साइज़ 0.25 मिलीमीटर है। और इट इज़ ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? हमने सेल को डिस्कस नहीं किया हुआ है, सेल को कम्प्लीटली डिस्कस नहीं किया हुआ है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा डिफरेंस है, सेल कंप्लीट स्टडी नहीं किया है। वो चैप्टर नंबर 4 में हम पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी यूकैरियोटिक को डिस्कस करना है। यूकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे? द वर्ड यू टेकन फ्रॉम यू, ठीक है, जिसकी माना क्या है? ट्रू। और फिर जो कैरियोटिक वर्ड है वो कैरियन से लिया गया है। कैरियन की माना है न्यूक्लियस, या सेंटर भी बोल सकते हैं, या आप जनरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैरियन की माना है न्यूक्लियस, सेंटर या जनरल एटसेट्रा, ठीक है। यानी जो कि सेल के पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे, यानी ब्रेन ऑफ सेल भी बोल सकते हैं इसे। और
ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो तो उसे हम बोलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब ट्रू न्यूक्लियस से मुराद क्या है? मुराद ये कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो, यानी न्यूक्लियर मटेरियल तो है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, वो तो मौजूद है, लेकिन वो अगर मेम्ब्रेन में बाउंड होंगे, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर एनवेलोप मौजूद होगी, तो वो ऑर्गेनिज्म होगा यूकैरियोटिक यानी ट्रू न्यूक्लियस वाला। अगर नहीं होगी तो वो प्रोकैरियोटिक होगा। वो प्रोकैरियोटिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। अमोबा डज नॉट हैव परमानेंट शेप, यानी वो इरेगुलर इन शेप होता है, परमानेंट शेप नहीं है। परमानेंट शेप क्यों नहीं है? अगर वो मूवमेंट करता है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स आती है, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी स्ट्रक्चर ऐसे वैसे होती है, यानी जहाँ वो मूवमेंट करना चाहेगा अपना पार्ट पहले वहाँ रखेगा, बाद वाला पीछे वाला पार्ट फिर वहाँ पर लाएगा। ठीक है, तो यानी जो जिसकी शेप परमानेंट नहीं है वो अमोबा इरेगुलर इन शेप है। इरेगुलर शेप होने की वजह से उसकी न्यूक्लियस जो है एक जगह पर मौजूद नहीं है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अमोबा डज नॉट हैव परमानेंट शेप, इरेगुलर इन शेप है। अगर शेप परमानेंट होती तो यानी उसमें तकरीबन जैसे कि बैक्टीरिया को परमानेंट शेप है, राउंड होती है या स्फेरिकल होती है, या उसके अलावा स्ट्रेट होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। लेकिन अमोबा की इरेगुलर शेप इसीलिए है कि इसमें सेल वाल मौजूद नहीं है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को एक जगह पर इकट्ठा करके रखती है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ अमोबा पजेस सेल मेम्ब्रेन, यानी अमोबा में सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स है। साइटोप्लाज्म में यानी कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हो गए। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स ऐसे ऑर्गेनेल्स, सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो कहाँ पर मौजूद है? साइटोप्लाज्म में, तो उसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन इन अमोबा, सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म्स सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यानी सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन नहीं है, वो अमोबा में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शंस कैसे? जैसे कि वो सेल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल है। यह सिर्फ सेमी परमिएबल अमोबा में नहीं है, बल्कि ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जब जिसमें भी सेल है, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल मेम्ब्रेन वर्क एज अ सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? कि वो कुछ मालिक्यूल्स को अपने अंदर पास होने देती है और कुछ मालिक्यूल्स को रिजेक्ट करती है पास होने से। तो ये अलो करती है सब मालिक्यूल्स को कि उसके थ्रू वो गुजर सकेंगे, ठीक है, और कुछ मालिक्यूल्स को रिजेक्ट करती है कि वो मालिक्यूल्स सेल के अंदर नहीं जा सकेंगे। एट आल्सो वर्क एज रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस किसको बोलते हैं? कि ऐसी जगह जहाँ पर गैसेस की एक्सचेंज हो सके, यानी एक गैस अंदर आए तो दूसरी बाहर जाए। तो सेल मेम्ब्रेन जो अमोबा में है वो हेल्प करती है गैसेस एक्सचेंज में, कि उसके एनवायरनमेंट से कोई गैस ली जाए और अंदर से यानी अपनी बॉडी से कोई गैस उसको एनवायरनमेंट में दाखिल की जाए। तो अमोबा क्या करता है? अमोबा वाटर से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में छोड़ देता है। अब बोलेंगे वाटर में ऑक्सीजन कहाँ गई? भाई वाटर में ऑक्सीजन मौजूद है, 5% वाटर में ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन का 5% वाटर में मौजूद है और 21% जो है वो हमारे एनवायरनमेंट यानी एयर में मौजूद है ऑक्सीजन। ये याद रखें, वाटर में ऑक्सीजन का मकदार 5% है और एयर में ऑक्सीजन का मकदार 21% है। तो इसी वजह से वो बाहर से यानी वाटर से ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में रह रहा है वाटर से अपने एनवायरनमेंट से, तो इसीलिए उसमें डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगी और डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। डिफ्यूजन भी हम डिस्कस करें आगे टॉपिक है। द एक्सचेंज ऑफ दीज मालिक्यूल्स अकर्स बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी जो मालिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं, सिर्फ ये गैसेस नहीं होंगी, फूड मालिक्यूल भी आएगा, फूड बाहर उसमें से वेस्ट बाहर भी जाएगा, यानी ये सारे के सारे प्रोसेस जो होंगे वो कौन से प्रोसेस के तहत होंगे? डिफ्यूजन के तहत। अब डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन।
यानी मालिक्यूल जब ऊपर से नीचे आए, ठीक है, ऊपर से नीचे वाली जगह पे है, यानी हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पर उस मालिक्यूल की बहुत ज़्यादा मकदार है, वो मालिक्यूल जहाँ पर कम मकदार है वो उस तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसी मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम? डिफ्यूजन बोलेंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज़्यादा हो चुकी थी, तो सेल ने, बाहर एनवायरनमेंट में कम थी, तो सेल ने क्या की, अंदर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो गई, क्या, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। और ऑक्सीजन का मिकदार सेल के अंदर कम था, तो बाहर से वो अंदर आया सेल के अंदर, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन हो गई। अब हम डिफ्यूजन के टाइप्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हम चैप्टर नंबर 4 सेल में डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन के कौन कौन से टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। भी हम अलग 4th चैप्टर में या अलग टॉपिक में बना के रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हमें बनाएंगे तो ये टॉपिक लंबा हो जाएगा बहुत सारा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम सेल एंड ऑक्सीजन इज गेन्ड बाय सेल, यानी ये ड्यू टू पॉसिबल ड्यू टू हायर एंड लोअर कंसंट्रेशन। एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसंट्रेशन में है, दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की लोअर कंसंट्रेशन है। तो हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट की, मालिक्यूल की मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसी वजह से वो अंदर से बाहर जाएगी। और ऑक्सीजन का मिकदार बाहर सेल के बाहर जो है ज़्यादा अमाउंट में, तो वो क्या करेगा, बाहर से अंदर आएगा सेल के अंदर। अब साइटोप्लाज्म ऑफ अमोबा चेक करते हैं कि अमोबा के साइटोप्लाज्म में क्या है, क्या क्या चेंजेस है। यानी सेल के जो भी साइटोप्लाज्म होगा वो तो पता है आपको कि उसमें साइटोप्लाज्म में वाटर होगा, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स होंगे, साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स होंगे, साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ अमोबा का साइटोप्लाज्म डिस्कस कर रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? द फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, यानी जो वाटरी पार्ट है, यानी जिसमें वाटर मौजूद है, या जेल लाइक पार्ट में से बोल सकते हैं, जेल लाइक पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। वाटरी पार्ट बोलें यानी जिसमें पानी मौजूद है, पानी की तरह होता है, लिक्विड की तरह होता है। और जेल लाइक भी बोल सकते हैं, जैसे कि जेली हमने देखी हुई है। ये जेल लाइक पार्ट हो साइटोप्लाज्म का, या फिर फ्लूइड हो, उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। सेल का जो फ्लूइड हो या जेल लाइक पार्ट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म इन अमोबा, यानी अमोबा में हम जब डिस्कस करेंगे तो हमें साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स नज़र आएंगे, 2 हिस्से नज़र आएंगे। 2 किस्म का साइटोप्लाज्म हमें दिखाई देगा। कौन कौन से? एक एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म। द वर्ड एक्टो शोज, एक्टो वर्ड शोज आउटर, ठीक है, और एंडो वर्ड शोज इनसाइड। क्या? इनसाइड, यानी इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। एक्टोप्लाज्म प्लाज्म वर्ड शो करता है फ्लूइड को, यानी जो बाहर वाला फ्लूइड हो, आउटर पार्ट, और जो एंडोप्लाज्म हो यानी इनर पार्ट, यानी अंदर वाला फ्लूइड। अब हम इनको अलग अलग तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया एक्टोप्लाज्म, यानी जो बाहर वाला पार्ट था, आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, विच इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। यानी जो साइटोप्लाज्म का बाहर वाला पार्ट है वो क्लियर है और ट्रांसपेरेंट, यानी हम उसके ज़रिए उसके, यानी जैसे कि ग्लास होता है, एक शीशा, लेंस, हम एक पार्ट से देखते हैं तो हमारे ग्लास के बाहर वाली यानी उसके साइड वाली नज़र हमें चीज़ दिखाई देती है। तो ट्रांसपेरेंट यानी हम एक चीज़ ऐसी हो जिससे हम दूसरी चीज़ को देख सकें, यानी उससे हमारी नज़र पास कर सके, तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट है। यानी या फिर उसमें से लाइट गुजर सके तो उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ एन आउटर पार्ट ऑफ से साइटोप्लाज्म विच इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, जो साफ है और ट्रांसपेरेंट, यानी उसमें से लाइट पास कर सकती है, तो इसीलिए वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। क्लियर और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसे हम कहते हैं जेल। हैंस इट इज़ कॉल्ड एज जेल, क्योंकि उसकी मदद से जेल, जैसे कि जेल एक साफ शफाफ ऐसा है, यानी पानी लिक्विड है, पानी है, तो इसकी मदद से पानी से हमें पानी के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सारी दिखाई देती हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसे जेल। एंडोप्लाज्म, इसे सोल भी कहा जाता है। सोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ सेल है। अब इसमें क्या क्या है वो हम देखते हैं। ड्यू टू इंग्रेडिएंट्स, यानी साइटोप्लाज्म में दूसरी चीज़ें अटैच हो। अभी हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म, वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म क्या है।
जैसे कि साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है, साल्ट है, ग्लूकोज है, शुगर्स हैं, यानी बहुत सारी दूसरी चीज़ें मिक्स हुई हैं। तो उसकी वजह से वो उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी थोड़ा सा मैला हो जाता है, ठीक है, डर्टी हो जाता है। तो वो इसीलिए वो ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब जिससे लाइट पास ना कर सके, यानी जो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ वो कलर से, ठीक है। इट इज़ एन इनर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म व्हिच कंटेन्स न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स, यानी जिसमें न्यूक्लियस और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद हों तो उसे हम इनर या एंडोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स इट इज़ विस्कस, ट्रांसल्यूसेंट एंड ग्रेन्युलर, यानी विस्कस मूवमेंट करता है और इसके हिसाब से ट्रांसल्यूसेंट यानी उसमें से लाइट पास नहीं कर सकती है, और ग्रेन्युलर यानी उसमें से बहुत सारी चीज़ें जैसे दाने बने हुए दानेदार होता है, ठीक है। एंड साइटोप्लाज्म वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम होता है। तो साइटोप्लाज्म में जो वैक्यूल्स हैं अमोबा के अंदर वो दो काइंड्स हैं, यानी एनिमल्स में जब भी आप वैक्यूल स्टडी करोगे तो वो आपको दो किस्म के वैक्यूल्स मिलेंगे, एक फूड वैक्यूल होगा और दूसरा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। अब इनका फंक्शन अब देखते हैं, ठीक है। फंक्शन ये है कि जो फूड वैक्यूल होगा वो स्टोर करेगा फूड और उसको अंदर लाएगा, उस फूड को डाइजेस्ट करेगा, उसमें से वेस्ट जो होगा फिर वो रिमूव कर देगा। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी जो भी लिक्विड मटेरियल होगा बाहर से आएगा, जैसे कि वाटर है, जैसे कि आयन्स है, तो उन सब को जो भी स्टोर करेगा वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। यानी लिक्विड जो भी होगा वो विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ही क्या करेगा, अंदर आएगा और बाहर जाएगा। अमोबा अमोबा हैज सीडोपोडिया, ठीक है। अमोबा हैज सीडोपोडिया। अब ये सीडोपोडिया क्या है, यानी हमने पहले डिस्कस किया कि अमोबा की जो शेप है वो इरेगुलर शेप है, यानी उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है इनफोल्ड होती है, कभी यहाँ से कभी ये पार्ट बाहर निकला, कभी ये पार्ट ना बाहर निकला। इसमें सीडोपोडिया, जो वर्ड सीडो है उसकी मीनिंग है फॉल्स, और पोडिया जो वर्ड है उसकी मीन से फीट, यानी अमोबा में फॉल्स फीट है, यानी ये सीडोपोडिया क्या हो गए, फॉल्स फीट, झूठे पैर। अब भाई झूठे पैर कैसे, यानी ये पैर की तरह वर्क भी करते हैं मूवमेंट में, ठीक है, मूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसके अलावा ये किसी प्रे को अपने तरफ अटैच करने के लिए, फूड को ऑब्टेन करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अमोबा इनको इस्तेमाल करता है, इसीलिए हम इसे फॉल्स फीट कहते हैं। झूठे पैर देखने में तो पैरों के काम करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाते हैं, लेकिन फिर तो ये तो फूड भी हासिल करवा रहे हैं, इसीलिए फॉल्स फीट हो गए, झूठे पैर हो गए। विच हेल्प्स इन मूवमेंट एंड ऑब्टेनिंग फूड, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट सेंटर, यानी न्यूक्लियस तो एनिमल सेल में सेंटर पर ही मौजूद होता है, बट ड्यू टू इरेगुलर इन शेप एंड मूवमेंट एट बिकम्स एट वन साइड, यानी न्यूक्लियस के पहले हमने डिस्कस किया कि सेंटर पर मौजूद है, अगर वो सेंटर से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी वजह यह है कि जब अमोबा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा तो उसका साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा, तो उसकी वजह से न्यूक्लियस पीछे आगे यहाँ वहाँ मूवमेंट की वजह से आगे पीछे होगा, लेकिन वो मौजूद कहाँ पर है, सेंटर पर है। जब वो रेस्ट वाली कंडीशन में होगा तो सेंटर पर दिखाई देगा हमें, और जब वो मूवमेंट करेगा तो उसकी शेप हम नहीं बोल सकते कि कौन सी साइड पर है, ठीक है। जब आगे जाएगा तो पहले पीछे वाले फोर्स को आगे करेगा, उसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, यानी जिसकी मदद वाटर की मदद से अपने आप को मूवमेंट करवाता है, और उसकी मदद से वाटर जब अमोबा का कुछ हिस्सा आगे जाएगा तो पहले पीछे फोर्स होगा, फिर पीछे वाला हिस्सा आगे आएगा। तो इसी वजह से न्यूक्लियस कहाँ पर मौजूद है, सेंटर पर वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ मूवमेंट। अब अमोबा की स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान लगाएं। ये है अमोबा की स्ट्रक्चर।
अब इस स्ट्रक्चर में यह दिखाई दे रहा है कि आपको अमोबा की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और इसकी शेप जो है वो एक इरेगुलर है, यानी ठीक तरीके से एक सेटअप में नहीं है। ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ दिखाई है, इसकी स्ट्रक्चर यूँ भी चेंज भी हो सकती है, क्योंकि ये कहीं भी मूवमेंट करेगा तो इसकी स्ट्रक्चर को चेंज होना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर में हमने पहले देखा कि उसमें सेल मेम्ब्रेन है, यानी जो ये आपका कलर नज़र आ रहा है, ये ब्लैक कलर का पेंसिल वाला कलर बाहर से, इस स्काई कलर के बाहर से जो कलर है, ठीक है, वो है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कलर्ड पार्ट है, हमने ये दिया है कलर पार्ट, ये है एक्टोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म। दो किस्म के हमने बोले, एक कलर्ड यानी ट्रांसपेरेंट, यानी हमारे पास तो यहाँ पर वाटर नहीं था, पानी वाला ऐसा नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कलर दे दिया ताकि आपको बता सके। और दूसरा जो है पार्ट है वो ग्रे कलर हमने यहाँ पर दिया हुआ है, पेंसिल वाला कलर, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म दोनों हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट एक्टोप्लाज्म यानी जो बाहर वाला, लेकिन होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और दूसरा पार्ट है एंडोप्लाज्म यानी जो अंदर वाला। ये जो टोटल पार्ट है, ये सारा पार्ट जो है वो एंडोप्लाज्म है। और ये जो पार्ट है हमारा, ये कलर्ड पार्ट जो है भी, ये हमारा एक्टोप्लाज्म है। और हमने बोला कि जैसे कि एक्टोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट है, यानी हम उसमें से दूसरी चीज़ें देख सकते हैं, यानी लाइट पास हो सकती है। ये लाइट इन कलर है, वाइट इन कलर है, यानी ये सफ़ेद कलर का है, साफ शफाफ है। और दूसरा जो हमने बोला कि एंडोसाइटोप्लाज्म यानी एंडोप्लाज्म, ठीक है, एंडोसाइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं और एंडोप्लाज्म भी, ठीक है। यह एंडोसाइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म जो ट्रांसल्यूसेंट था, विस्कस था, और उसमें से क्या थे, अदर सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद थे, ग्रेनुलर इन स्ट्रक्चर था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। ये दो किस्म के वैक्यूल्स हो गए, ये दो किस्म के वैक्यूल्स हो गए, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ पर सेंटर पर मौजूद है, पर जब अगर अमोबा यहाँ मूवमेंट करेगा तो अपने कुछ हिस्सों के, यानी ये सीडोपोडिया, ये जो फॉल्स फीट फॉर्म हुए हैं, फॉल्स फीड फार्म हुए हैं, ये प्रे को अटैच भी करते हैं, शिकार को लेते हैं, और फूड को भी अटैक करते हैं, ठीक है, ऑब्टेन करते हैं। और इसके अलावा मूवमेंट में भी साथ देते हैं, यानी अब अपने आप को ये सीडोपोडिया आगे बढ़ेंगे, फिर साइटोप्लाज्म आगे बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस यहाँ से शिफ्ट यहाँ होगा, फिर आगे आएगा, यहाँ से पीछे आएगा पहले, फिर आगे जाएगा, फिर जब ये रेस्ट में करेगा तो ये सेंटर पर न्यूक्लियस आ जाएगा। तो ये थी हमारी अमोबा की स्ट्रक्चर। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का आपको फंक्शन पहले पढ़ाया, फूड वैक्यूल का भी फंक्शन आपको पहले पढ़ाया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि आप जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, तो अमोबा एक एनिमल है, उसे भी फूड को डाइजेस्ट करना होता है, ब्रेक करके उसमें से एनर्जी हासिल करनी होती है। लाइसोसोम का फंक्शन होता है जो हमारे इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होती है, यानी सेल के अंदर जो ब्रेक डाउन होती है किसकी, फूड की, उसको ब्रेक करने में हेल्प कौन करता है, लाइसोसोम करता है। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, एंड खुश रहो। अब अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अगली वीडियो होगी हमारी वॉलवर्क्स पर। इंशाल्लाह हमने ये चैप्टर मुकम्मल कर लिया है और आगे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सपोर्ट करोगे तो हमें बहुत खुशी भी होगी और हमें आपके लिए न्यू वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट भी होगा। अगर सपोर्ट नहीं होगी तो इंटरेस्ट कम होगा, तो इसी वजह से हम वीडियोस नहीं बना पाएंगे। आपके सपोर्ट सिर्फ चाहिए। खुदा हाफिज़। हमें सपोर्ट करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी।